Hello my dear students, welcome to TLH once again. Today we will start the subject of economy of class 12. Now let us start the first lecture in the first chapter of this book, the introduction. In this bit, as you know very well, what is the difference of microeconomy and what we have learned in this chapter. यानी कि माइक्रो में हमको पढ़ना क्या है और उसके विषय की किस प्रकार की समझ को हमको डेवलप करना है। हम जानते हैं माइक्रो का सब मतलब होता है छोटा, स्मॉल, और इकोनॉमी से अर्थ यानी कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। तो माइक्रो इकोनॉमी में हम बेसिकली सोसाइटी यानी कि जो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी के ऐसे छोटे लेवल पे हम उस चीज का अध्ययन करते हैं, उसके बिहेवियर। यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक प्रकार के इकोनॉमिक एजेंट, as you know very well that there are so many economic agents which influence the economic activities at the country level, at the society level। मतलब इकोनॉमिक एजेंट ऐसे होते हैं जो इकोनॉमी को बहुत प्रकार से कई स्तरों पर उसको प्रभावित करते हैं और इकोनॉमी की दशा और उसकी दिशा को निर्धारित करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक पर्सन से। ये इस माइक्रो इकोनॉमिक लेवल में हमको ये पढ़ना है, ये समझना है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन किस प्रकार की अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, अपने इकोनॉमिक पैरामीटर से किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, यानी उसको प्रभावित करता है। जैसे कि कैसे प्रभावित करता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गुड्स मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कोई सामान वगैरह या सर्विसेज, यानी कोई सेवा लेनी है। मान लीजिए कोई गुड्स ए है और दूसरा गुड्स बी है। गुड्स का मतलब होता है कोई कमोडिटी, कोई वस्तु, ठीक। तो मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन किसी समय हो सकता है कि एक समय इसको ये गुड्स ज्यादा पसंद हो, तो ये इस गुड्स का परचेज करेगा, इस कम्युनिटी का परचेज करेगा। और हो सकता है कि कुछ समय बाद इसको ये चीज अच्छी लगने लगे, तो ये इस चीज का, तो जो चीज ये अपनी मांगेगा, यानी कि जो चीज इसको खरीदनी है, तो इसको कहते हैं डिमांड। क्या कहते हैं? डिमांड। डिमांड मतलब मांग। यानी कि जब तक इकोनॉमी में, एक चीज आप विशेषकर जान लीजिए, इकोनॉमी को पढ़ने का एक सिंपल और इंपॉर्टेंट फंडा है डिमांड और सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, यहां पे इसको डिमांड और सप्लाई, किसी भी इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमेशा डिमांड और सप्लाई को बैलेंस रखा जाता है। यानी कि अगर डिमांड मिसमैच हो गई सप्लाई से तो इकोनॉमी के लिए खराब है, और अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो भी इकोनॉमी के लिए खराब है। कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई दोनों को इस प्रकार से उसको बैलेंस करना है, उसको इस प्रकार से एडजस्ट करना है जिस प्रकार से वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए इकोनॉमी को एक प्रोग्रेसली आगे ले जा सके। माइक्रो इकोनॉमी के स्तर पर प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है माइक्रो इकोनॉमी को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं अलग हैं, डिमांड्स अलग है। आप इसको बहुत ज़्यादा इसको कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एज ए नो अगर किसी नेशन के स्तर पर मान लीजिए किसी छोटी सी जगह, मान लीजिए अगर 10 व्यक्ति हैं, तब तो आप हर 10 व्यक्तियों की इच्छाएं, उनकी डिमांड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके व्यवहार को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मगर अगर आप एक कंट्री के लेवल पे अगर चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहें तो आप शायद, हो सकता है बहुत मुश्किल होती है, इसको कैलकुलेट करना बहुत टफ होता है। इसलिए जो माइक्रो इकोनॉमी के जो कैलकुलेशन होते हैं वो छोटे स्तरों पे किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सैम्पलिंग बहुत बड़ा हो जाएगा अगर बड़े स्तरों पे। इसीलिए हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि आरबीआई हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, ये सब माइक्रो इकोनॉमी, यानी कि जो एक प्रकार से मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है, यहाँ पे अगर ए की वैल्यू कर दे तो वहाँ पे आप सेकेंड बुक में पढ़ते होंगे मैक्रो इकोनॉमी। तो यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच में हम उस चीज़ को कवर अप करते हैं।
यानी कि कहने का मतलब है वहाँ पे हम सेग्रीगेशन नहीं करते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, और वहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं और उस हिसाब से इकोनॉमी को कैलकुलेट करते हैं, और जो भी उस इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने के लिए जो भी एजेंट की आवश्यकता होती है, उसकी डिमांड जो होती है, उसको हम इनपुट देते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि आपको माइक्रो इकोनॉमी का मतलब और इस माइक्रो इकोनॉमी में क्या चीज़ें हमको पढ़नी है और किस स्तर पर चीज़ों को पढ़ना है, ये आपको समझ में आया होगा। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये चीज़ें आपको समझनी होगी। दूसरा आपकी हेडिंग है चैप्टर में एक सिंपल इकोनॉमी। अब इसका क्या मतलब है सिंपल इकोनॉमी? जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया कि इकोनॉमी को समझने के लिए दो चीज़ों का समझ बहुत आवश्यक है। पहली चीज़ डिमांड और दूसरी चीज़ उसको बैलेंस करने वाली सप्लाई। सिंपल इकोनॉमी में हमको ये पढ़ना है कि जैसे कि मान लीजिए कोई सोसाइटी है, ठीक है, कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी सोसाइटी है कि जो अपनी जिनकी जितनी आवश्यकता है वो क्या स्वयं प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा इकोनॉमी को समझने का प्रयास करते हैं कि कोई एक व्यक्ति ए है, इसको अगर कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, यानी कि प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना है, तो ये क्या अपनी जरूरत की सारी चीजों का उत्पादन करता है? नहीं करता है। हो सकता है किसी के लिए संभव नहीं, आप और हम, क्या हर चीज हमको जो रिक्वायरमेंट होती है सब हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, बहुत से गुड्स को हम लोग बाहर से किसी दूसरे के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको कंज्यूम करते हैं। बाहर की सर्विसेज, फॉर एग्जांपल अगर आप बाल कटाने जाते हैं बार्बर के पास, नाई के पास, तो आपको अपनी सर्विस देता है। डॉक्टर के पास जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपनी सर्विसेज देता है। टीचर अपनी स्कूल में टीचिंग की सर्विसेज देता है और उसका लाभ जो है दूसरे लोग उठाते हैं। इसी प्रकार इस सिंपल इकोनॉमी में कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी डिमांड हो रही है उसी के हिसाब से उसकी सप्लाई भी निर्धारित होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एक व्यक्ति है, उसको कोई P1 चीज चाहिए, तो जो उस दूसरे सामान को, यानी जो P1 चीज को डेवलप कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो देखेंगे कि अगर मार्केट में कोई भी चीज प्रोड्यूस की जा रही है तो उसका लेवल क्या होना चाहिए, क्यों प्रोड्यूस की जा रही है, किसके लिए प्रोड्यूस किया है, इसको हमको आगे पढ़ना है। मगर अगर सिंपल इकोनॉमी को देखें, इस पूरे कहते हैं पॉइंट में, आपके उस चैप्टर का जो हेडिंग है उसमें अगर देखेंगे सिंपल इकोनॉमी में कि किसी भी चीज को तभी प्रोड्यूस किया जाएगा जब उसकी डिमांड होगी, यानी कि उसकी मांग होगी। भाई बगैर मांग तो कोई चीज आप प्रोड्यूस कर नहीं सकते, या कोई भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस मार्कर की यूज मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसकी डिमांड कर रहा हूँ, तभी कंपनी ने इस मार्कर को बनाया है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये कि सिंपल इकोनॉमी का मतलब है कि जो चीज डिमांड में होगी उसी का उत्पादन किया जाएगा। उत्पादन को ही कहा जाता है सप्लाई देना, सप्लाई करना, उसी को डिमांड और सप्लाई के रूप में सिंपल इकोनॉमी के फॉर्म में समझते हैं। सेंट्रल, अब नया आपको ये उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नया सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमी में इस चैप्टर में हमको कई सब हेडिंग्स के रूप में चीजों को समझना है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब कि सेंट्रल का मतलब एक ऐसी संस्थाओं से है, ऐसे एक एजेंसी से है जो पूरी इकोनॉमी को गवर्न करता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई अपने देश का, या किसी भी देश की सेंट्रल, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय, या किसी भी देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि जो देश की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उसी को सेंट्रल के रूप में दिखाया गया है। अब उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और किस प्रकार की उनकी अर्थव्यवस्था कैसी करें। अब जैसे इसमें हम सोचते हैं, देखिए एक बहुत सुंदर कोट लिखा हुआ है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी का मतलब क्या है? स्कार्सिटी का मतलब होता है अभाव। अभाव का अगर और सिंपल में देखेंगे तो कमी, यानी कि कोई अगर रिसोर्स है, कोई रिसोर्स का मतलब कोई कमोडिटी है या कोई सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कोविड के दौर से गुजर रहे हैं और गुजर चुके होंगे कुछ लोग, तो देखे होंगे कि उसमें एक पर्टिकुलर दवाओं का कुछ ज़्यादा है, रेमडेसिवियर करके कोई एक दवा का बहुत ज़्यादा डिमांड एक समय हो गई थी। तो वो अगर देखा जाए तो अगर जब कोविड नहीं था या उसकी डिमांड जब नहीं थी, तो वो हो सकता है बहुत सिंपल उसकी प्राइस हो,
ठीक है। मगर जब देखा गया कि रेमडेसिवियर दवा जो कि कोविड के मरीजों को उनकी लाइफ को बचाने यानी सेव करने में उस दवा का डिमांड ज़्यादा होने लगी, उसका ज़्यादा उत्पादन मांग होने लगी, तो लोग ने क्या किया, उसकी सप्लाई यानी कि डिमांड जब उसकी बढ़ गई और सप्लाई उस लेवल पे नहीं हो पाई, तो क्या हो गया, प्राइस इसकी क्या बढ़ जाएगी, प्राइस हमेशा हाई करेगी। मतलब अगर कोई वस्तु उसकी डिमांड अचानक या कुछ समय के बाद राइज कर जाए और उसकी सप्लाई उस लेवल तक ना हो पाए, तो उसकी प्राइस हमेशा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि कभी कभी बरसात बहुत ज़्यादा होता है, बरसात की वजह से क्या होता है कि सब्जियां और किसी प्रकार के कुछ चीज़ों की कमी हो जाती, तो आप देखते हैं बाजार में, मार्केट में जब जाते हैं सब्जियों को लेने के लिए, तो उनकी दाम आप कहते हैं कि कल तो इतने रुपए किलो था, आज इतने रुपए किलो क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सब्जियां जो है पेरिसेबल गुड्स में आती हैं और बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो जब इसका मतलब है कि उस बाजार में पर्टिकुलर कमोडिटी की जो सप्लाई है वो कम हो गई है और खरीदार उसको ज़्यादा है, और जब खरीदार ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस को तो राइज होना ही होना है। और मैंने आपको शुरुआत में इस लेक्चर को बता दिया कि इकोनॉमी का एक सिंपल और इम्पॉर्टेंट फंडा है कि आपको डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बनाना आना चाहिए। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो इकोनॉमी को आप चुटकी में समझ जाएंगे। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई रिसोर्स है, रिसोर्सेस का मतलब कोई ABCD, मान लीजिए कोई कमोडिटी है, ठीक है, ये कमोडिटी है मतलब कोई सामान है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, ठीक है, कोई चीज खरीदनी है ABCD में, तो आप कोई पैसा लेके जाते हो और उससे सामान मार्केट में ABCD नाम की कमोडिटी को आप खरीदना चाहते हो। मगर अगर आपको ये कमोडिटीज जो है, ठीक है, इनकी जो पैसे हैं आपके पास, जो भी जिससे आपको खरीदना है, ठीक है, वो आपके पास एक कांस्टेंट रुपीज में हो, मतलब मान लीजिए 100 रुपीज है आपके पास, मगर आपको ABCD या ABC तीनों चीजों को आपको खरीदना है, तीनों कमोडिटी को आपको परचेज करना है, मगर आपके पास पैसे हैं जो हैं कम। एक समय मान लीजिए शुरुआत के समय में इनका दाम यानी कि इनका प्राइस इस लेवल में था कि जिनको आपको खरीद सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसका 30 रुपीज था, इसका भी 30 रुपीज था और इसका भी 30 रुपीज था दाम पर केजी जो भी आप समझ लीजिए। मग आपके पास रिसोर्स मतलब आपके पास पैसा। अब अगर आप मार्केट में जाते हैं और अचानक में हो सकता है कि इसकी प्राइस जो है ये 40 रुपीज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज हो जाए या किसी की, ठीक है, और इनके दाम सेम कांस्टेंट रहे, तो जाहिर सी बात है अगर 40 या 50 रुपीज हो जाए, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके पास जो परचेजिंग पावर रहेगी, यानी आपके पास जो मनी या रिसोर्स रहेगा इस कमोडिटी को खरीदने के लिए, अगर इस कमोडिटी की मांग यानी कि स्कार्सिटी हो जाए, स्कार्सिटी मतलब इसकी कमी हो जाए, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि जब किसी भी चीज की सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी तो उसका डिमांड अगर ज्यादा होगी तो वो चीजें प्राइजेस राइज कर जाएंगी। तो जब स्कार्सिटी हुई किसी समाज की, मान लीजिए ये एक कम्युनिटी है, अगर इस कम्युनिटी की स्कार्सिटी यानी कि इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर समय पर नहीं हो पाया ये जितनी इसकी डिमांड है, तो इसके दाम बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया पहले 30 रुपीज पर केजी या 30 रुपीज पर केजी भी मिल रहा था, अब इसका डिमांड बढ़ गया 50 रुपीज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ समझाया था कि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उसके प्रॉपर तरीके से, यानी स्कार्सिटी का मतलब होता है चीजों की कमी होना। तो यहाँ पे इस हेडिंग से ही आप समझ रहे हैं कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, यानी कि आपके पास पैसे जो हैं आपके पास लिमिटेड है, पैसे आपके पास कांस्टेंट है, कोई अगर रिसोर्स है, अगर कोई उसकी डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई प्रॉपर नहीं, तो उसके सामान अगर मान लीजिए उसके दाम बढ़ गए हैं, तो आप जब मार्केट में इन तीनों सामान को खरीदने के लिए जाएंगे तो आपके पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड होंगी। लिमिटेड मतलब फिर आप 50 रुपए का यही खरीद लो, या तो फिर इस चीज को ना, कोई एक चीज में आपको चॉइस में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है पहले 1-1 किलो तीनों खरीदते हो, जब दाम बढ़ गए किसी एक कमोडिटी के आपके पास पैसे 100 ही रुपये, आप पैसे बढ़ा नहीं सकते हैं,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी चॉइसेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज मतलब कहना होता है कि जैसे कि किसी चीज़ के प्रति, जैसे कि अपने आप को इस चीज़ में सोचना कि चलो ठीक है नहीं खरीद पा रहे हैं या कम खरीद पा रहे हैं तो उस चीज़ को एज इट इज़ रहने देना, उसी को कॉम्प्रोमाइज़ भी कहा जाता है। उसके लिए पर्याप्त मुझे हिंदी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, बट आप समझ रहे होंगे इस होप से। कहने का अब इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव टू द राइज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। मतलब कि आपके पास अब चॉइस करने की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास 100 रुपीज़ है। पहले आप 100 रुपीज़ में ये तीनों सामान खरीद लेते थे, क्योंकि तीनों के दाम जो थे लमसम आपकी परचेजिंग पावर के अंतर्गत थे। मगर अचानक में मैंने बताया कि सप्लाई और डिमांड मिसमैच हुई, कोई इसमें से कोई एक ऐसा ऐसा कमोडिटी थे जिसके प्राइस जो है राइज कर गए। अब आपको तीनों चीज़ों खरीदनी है, मगर आपके पास पैसा उतना ही है, तो आपको इस बात के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसको कम खरीदें, हो सकता है कि एक चीज़ ना भी खरीदें। तो ये भी एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इस वाले में, इस सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में कभी कभी हमको चॉइसेस के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सेकंड है हमारा हमारा अगला, इस चीज़ को समझना है इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी में, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। मतलब कि इसमें इसको समझते हैं इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल से ही इकोनॉमी को समझा जा सकता है, और खास करके माइक्रो इकोनॉमी को। अगर आपको समझ में आएगा तो आपको इकोनॉमी कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। अन्यथा बहुत से मैंने बच्चों को देखा है कि जिनको इकोनॉमी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उनको थोड़ा सोचने में, समझने में और सीखने में दिक्कत होती है। इस व्हाट इज प्रोड्यूस्ड मतलब क्या प्रोड्यूस करें, एंड इन व्हाट क्वांटिटी कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने डिमांड और सप्लाई अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपके बैकग्राउंड के दिमाग के बैकग्राउंड में चलना चाहिए, क्योंकि उसी को अप्लाई करना है हर जगह। अब देखिए इसमें कह रहा है कि व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें भाई। मान लीजिए कोई ए बी और सी, ए बी और सी नाम की कोई कमोडिटी है मार्केट में, और आप और हम हैं, मान लीजिए बिस्किट है, ठीक। बिस्किट की कोई ये 3 ब्रांड है, पार्ले जी है, ठीक है, बारबन है, या कोई अदर गुड डे वगैरह देख लीजिए। तो मान लीजिए इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा, पेपर में न्यूज़ में सुना होगा, पार्ले की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, और खास करके 2 कमोडिटी की, पार्ले और मैगी। ये जल्दी मिल नहीं रहे थे, जहाँ पे दुकानों पे जाए सर आया नहीं, ये खत्म हो गया। क्यों? देखिए क्यों खत्म हो गया। इसकी डिमांड लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल ए फॉर पार्ले ही मान लें, लोगों ने इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा की कि इसकी सप्लाई उस टाइम पे नहीं हो पाई। अब इन दुकानदारों ने, यानी कि जो शॉपकीपर इस चीज़ को बेचते थे, वो जो जहाँ से ये सामान खरीदते थे, वो फीडबैक के रूप में कंपनीज के पास गया कि हमारी डिमांड, हमारे यानी पार्ले की डिमांड और हो रही है, पार्ले को और प्रोड्यूस करिए। तो यानी कि अगर ये फैक्ट्री है मान लीजिए पार्ले की, तो इनसे पता चला कि यार ये हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है। तो यानी कि व्हाट इज प्रोड्यूस, अब इनको क्या प्रोड्यूस करना है। पार्ले तो बहुत कुछ बनाता है, तो उनको पार्ले बिस्किट की डिमांड अगर बढ़ गई है तो इनको पार्ले बिस्किट ज्यादा प्रोड्यूस करना है। इसका मतलब पार्ले बिस्किट की मांग लोग ज्यादा कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया डिमांड इक्वल टू सप्लाई करना है। अगर डिमांड इक्वल टू सप्लाई नहीं करेंगे तो वही रेमडेसिवियर वाला एग्जांपल याद रखिएगा कि 800 का इंजेक्शन 8000 में बिक रहा था, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई को बराबर करने के लिए इस कंपनी को अपने यहाँ जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, हो सकता है कि फिर लोग डिमांड करना भी छोड़ दें, किसी और ऑप्शन को चूज कर लें। क्योंकि मैंने पढ़ा, अभी हम लोगों ने बताया था शुरुआत में, कि माइक्रो इकोनॉमी में इंडिविजुअल के लाइक और डिसलाइक को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। हो सकता है कि भाई पार्ले 2-4 बार गया, नहीं किया तो दूसरा चीज़ें प्रोडक्ट परचेज करने लगे, हो सकता है। हम आप भी बहुत जगह ऐसे परचेज किए हैं कि कोई ब्रांड की चीज़ें नहीं मिले और हमको इसको कंज्यूम करना है, तो हमने उससे रिलेटेड दूसरी ब्रांड की चीज़ें ले ली। तो ठीक, तो इसको मतलब कंपनी को भी उस प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन करना है। और दूसरा है कि इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब कि कितनी मात्रा में।
अब बाय द वे मान लीजिए कि अगर 10 बिस्किट की मांग है, 10 यूनिट मान लीजिए लिख दे रहा हूँ, 10 यूनिट बिस्किट की मांग है और कंपनी ने मार्केट में डंप कर दिया 20 यूनिट, ठीक है। तो 20 यूनिट, इससे क्या होगा, डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। मैंने सप्लाई ज्यादा दे दी किसी चीज की तो उसकी प्राइस क्या करेगी, फॉल कर जाएगी। यानी कि अगर आपने सप्लाई राइज कर दिया है किसी भी कमोडिटी का, तो आपकी जो डिमांड है वो एज इट इज कांस्टेंट है, तो उसका प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस कमोडिटी की प्राइस लो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कभी आप देखते हो ठंडियों का महीना तो बीत गया, अब जैसे कि जो गर्मियों में आने वाली सब्जियां हैं, खास करके परवल वगैरह, जो भी गर्मियों में सब्जियां खाई जाती हैं, आप देखेंगे इस वक्त आप लेने जाएंगे तो वो ज़्यादा महंगे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो सप्लाई है बहुत कम है, ठीक है, और लोग उसको लेना चाहते हैं, तो वो इसीलिए उसके दाम बढ़े हुए हैं। मगर जब परवल वगैरह की सप्लाई चारों तरफ से अवेलेबल हो जाएगी एक एक्सेस क्वांटिटी में, आप देखेंगे एक समय उसके दाम गिर जाएंगे। तो ठीक वही हुआ, यानी अगर ये 10 यूनिट की मार्केट में डिमांड कर रहा है, डिमांड कौन कर रहा है, हम और आप डिमांड कर रहे हैं, जो कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर। अगर 10 यूनिट की डिमांड किसी प्रोडक्ट की है तो आप उसको ज़्यादा भी उसकी क्वांटिटी को नहीं डाल सकते मार्केट में, अन्यथा उसके प्राइस को डाउन होने का डर रहेगा। इस वजह से कंपनीज होती हैं और इकोनॉमी में इस चीज़ को भी वैल्यू किया जाता है कि हम डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करते रहें, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसका प्राइस और इकोनॉमी स्मूथली आगे की तरफ रन करती रहे। इतना समझ में आया? मैं इस विश्वास करता हूँ कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, मतलब ये कैसे गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है। अब इस वाले पॉइंट में हमको ये पढ़ना है कि कोई भी गुड्स यानी कोई भी सामान है, कोई कमोडिटी है, उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं। अब मान लीजिए जैसे यही है कि मान लीजिए ABC कोई प्रोडक्ट है, एक समय इनका प्रोडक्शन कर रही 3 कंपनियां, और तीनों कंपनियों ने क्या किया कि लमसम सामान जो है प्राइस में 19-20 का फर्क है, यानी थोड़ा सा फर्क, मगर कोई एक कंपनी मान लीजिए बी, इस बी कंपनी ने कुछ ऐसा इंप्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, या उसने और चीज़ों में कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ चीज़ें और इन्वेस्ट की, और जिसके कारण क्या हुआ कि इसमें इसके प्राइस को भी अफेक्ट करती है चीज़ें, ठीक है। कहने का मतलब है कि हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस, ये कैसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको डिमांड है, आपकी डिमांड ज़्यादा है किसी प्रोडक्ट की, तो या तो आप नई मशीनों का, बड़ी मशीनों का इंस्टॉलेशन अपनी फैक्ट्री में करेंगे ताकि वो कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें, या आप हो सकता है कि नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा दें, यानी ज़्यादा मजदूर बढ़ा दें, जिसके वजह से ज़्यादा काम हो सके कम समय में और प्रोडक्शन भी आपकी बढ़ सके। तो इस पॉइंट में यही चीज़ समझना है कि हाउ आर दिस प्रोड्यूस, यानी कि गुड्स हमें कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इसके दो है भाई, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो उसके कई तरीके हैं, या तो आप एक नया टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन करें, कोई नया टेक्नोलॉजी इनबिल्ड करें अपने कंपनी में, जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम रहे या सेम रहे, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी बाय द वे तो आपकी डिमांड भी कम हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक ही सामान को जब कहीं लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसकी प्राइस को कंसिडर करते हैं, फिर उसकी क्वालिटी पे जाते हैं। ये ह्यूमन का नेचर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 पेन हैं, 2 मार्कर हैं, अलग अलग कंपनीज की हैं, तो हम पहले इनकी प्राइस को कंसिडर करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। उसके बाद इनकी क्वालिटी को मेज़र करेंगे। तो क्वालिटी तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में आ जाती है, दूसरे स्टेप पे आती है, फर्स्ट पे उसका प्राइस होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी गुड्स का अकॉर्डिंग टू द डिमांड, तो आपको अपनी प्राइस को स्टेबिलिटी रखना पड़ेगा, प्लस आपके प्रोडक्शन को मेंटेन रखना पड़ेगा मार्केट में, ठीक। इतना इस पॉइंट में इतना समझना है, ठीक है। और लास्ट अपना इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, हाउ फॉर whom आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, मतलब इसका कि किसके लिए हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर मतलब जो उसको कंज्यूम करता है, उसको यूज़ करता है। तो कह रहा है कि फॉर whom फॉर दीज गुड्स आर प्रोड्यूस। जाहिर सी बात है इस पॉइंट में ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, क्योंकि अगर आपको आगे के पॉइंट, ऊपर के पॉइंट समझ में आएंगे तो ये वाला पॉइंट तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आया होगा। मतलब कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर कोई मान लीजिए ABC, अगर ये 3 कमोडिटी है, अगर किसी कमोडिटी का एक ग्रेजुअली समय के साथ क्या हो कि किसी एक डिमांड यानी किसी एक प्रोडक्ट के, चाहे A चाहे B चाहे C, किसी भी एक कमोडिटी का डिमांड जो है कम हो जाए मार्केट में, लोग उसको कम कंज्यूम करने लगे, तो जाहिर सी बात है जब उसका 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 कहते हैं डिमांड कम हो जाएगी, उसी हिसाब से उसकी सप्लाई को भी कम करना पड़ेगा। यानी कि जो सोसाइटी होती है या कोई माइक्रो लेवल पे अगर इकोनॉमी को लर्न करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो हमें इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। आपके फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में यही समझना है कि माइक्रो जो इकोनॉमी होती है वो कैसे कैसे स्टेप पे किसको किसको कौन कौन से एजेंट जो होते हैं उसको इम्पॉर्टेंट तरीके से उसको अफेक्ट करते हैं, उसमें किस प्रकार के रोल होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइक्रो इकोनॉमी को एक प्रकार से कह सकते हैं एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना थोड़ा टफ होता है किसी भी कंट्री या किसी भी संस्था के लिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का जो नेचर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है और उसको बड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई को मैच करने के लिए अगर ह्यूमन यानी कि इंडिविजुअल का आप अगर कहते हैं एनालिसिस करते हैं तो उसमें इस बात का बड़ा कहते हैं अनसर्टेनिटीज़ होती है कि एक समय हो सकता है कि व्यक्ति विशेष या हम और आप ही को ले लीजिए कि हो सकता है कि कल आज हम लोग नेस्ले की मैगी खा रहे हैं, हो सकता है कुछ समय पहले पतंजलि की मैगी ज़्यादा फेमस हो गई थी, उनकी डिमांड बढ़ गई थी तो लोगों ने सप्लाई भी किया उसी हिसाब से। तो एक मतलब अनसर्टेनिटीज़ रहती है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमी का अध्ययन करना और उसको समझना थोड़ा टफ होता है इन कंपेरिजन टू मैक्रो इकोनॉमी। तो ये चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बेसिकली आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई अगर क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। आपके अफर्मेटिव और पॉजिटिव फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की यात्रा कराऊंगा उसके लिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।